सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। बच्चों, आज की इस कक्षा के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं की पुस्तक, पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में श्री रघुवीर साय जी द्वारा रचित कविता कैमरे में बंद अपाहिज। बच्चों, ये जो कविता है बहुत संवेदनात्मक कविता है, आसान है और बहुत आसान भाषा में इसको लिखा गया है और आसानी से समझ में आने वाली है। बच्चों, इससे पहले हम कविता पढ़ें, सबसे पहले हम श्री रघुवीर साय जी जो इस कविता के कवि हैं, इनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इनकी कुछ पंक्तियां ही इनके व्यक्तित्व का बखान कर देती हैं। इन्होंने लिखा है, कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, ना टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक काया टूटेगा। बच्चों, इन पंक्तियों से जाहिर होता है ये संघर्षशील प्रवृत्ति के कवि हैं और इनका जो टकराव है वो आम जनता के खिलाफ, जो सत्ता अपना हथियार इस्तेमाल करती है, आम जनता का शोषण करती है, उस आम जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम इन्होंने किया है। इसलिए ये कहते हैं कि हालांकि मेरे बोलने से, कविता लिखने से ज़्यादा कुछ होगा नहीं, लेकिन कम से कम मेरे अंदर जो एक जो कायरता भरी है शायद, तो वो तो कम से कम समाप्त होगी। बच्चों, हम बात करें इनके परिचय के बारे में, इनके जीवन परिचय के बारे में। ये बहुत हिंदी कविता के बहुत संवेदनशील कवि रहे हैं। इनका जन्म 1929 में लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुई। इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया है और इन्होंने कविता लिखी है हिंदी में। प्रारंभ में ये पेशे से पत्रकार थे, रिपोर्टर थे। इन्होंने प्रतीक अखबार में सहायक संपादक के रूप में काम किया। फिर ये आकाशवाणी के समाचार विभाग में रहे। आकाशवाणी मतलब रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो। कुछ समय तक हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स जो अखबार है और दिनमान है, उससे ये अटैच्ड रहे, संबद्ध रहे। और इनकी साहित्य में इनकी जो सेवा है, इनके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। इनका जो देहावसान है, इनकी मृत्यु सन 1990 में दिल्ली में हो गई। बच्चों, हम बात करें इनकी रचनाओं के बारे में, तो ये नई कविता, जो आधुनिक काल का जो गद्य लिखने का तरीका था, नई कविता के कवि हैं। इनकी कुछ जो कविताएं हैं वो अज्ञे जी द्वारा जो सप्तक बनाया गया था, दूसरा सप्तक, उसमें संकलित हैं। इनके महत्वपूर्ण काव्य संकलन हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो हंसी, लोग भूल गए हैं आदि। हम बात करें इनके जो काव्य की विशेषताओं की, तो इन्होंने अपने काव्य में आम आदमी की पीड़ा व्यक्त की है। आम आदमी किस प्रकार दुखी रहता है, तो उसकी जो पीड़ा को अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया है। कहीं ना कहीं आम आदमी की पीड़ा इनके हृदय को चुभती रही होगी, इसलिए इन्होंने उसको अपनी शब्दों का रूप दे करके पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। ये साठोत्तरी काव्य लेखन के सशक्त, प्रगतिशील व चेतना संपन्न रचनाकार हैं। साठोत्तरी मतलब 60 के जो 1960 है उसके बाद वाला जो समय है, उस समय जो कविताएं लिखी हैं, उनके ये बहुत फेमस, प्रसिद्ध कवि रहे हैं, रचनाकार रहे हैं। इन्होंने सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार, इन सब पर बेलोस भाषा में कविताएं लिखी हैं। बेलोस भाषा होती है जब बच्चों हम खरी भाषा का इस्तेमाल करना, किसी का लिहाज नहीं करना, दो टूक कह देना, इस प्रकार इन्होंने अपनी भाषा का, कविताओं में भाषा का इस्तेमाल किया है। बच्चों, हम बात करें इनकी और विशेषताओं की, कविताओं की विशेषताओं की। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर उन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। इन्होंने जो कविताएं लिखी है आम आदमी के घरों और मोहल्लों के चरित्रों पर आधारित है और वो कविताएं इस प्रकार हैं कि वो हमारे चेतन मन में स्थायी रूप धारण कर चुकी हैं। हत्या, लूटपाट, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छद्म इनकी कविता में इसका उन्होंने वर्णन किया है। लेकिन जो इसका वर्णन है वो एक खोजी पत्रकार के रूप में, पत्रकारिता के रूप में सिर्फ रिपोर्ट ही पेश नहीं की है, बल्कि ये आत्मान्वेषण के माध्यम बन जाते हैं। इनकी कविताओं को पढ़कर लोग स्वयं का अन्वेषण करते हैं, स्वयं को खोजने का प्रयास करते हैं कि आखिर समाज में ऐसा क्यों हो रहा है। इन्होंने कविता को एक कहानीपन और नाटकीय वैभव दिया है। कविता भी है लेकिन उसको नाटकीय रूप भी दिया है। रघुवीर साय ने बतौर पत्रकार और कवि
जो घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को देखा। विडंबना बोलते हैं दुर्भाग्य, त्रासदी जब जब मुसीबतें आती हैं तो इन्होंने आम आदमी की जो दुर्भाग्य है और वो किस प्रकार की मुसीबतें झेलता है, तो बतौर पत्रकार और कवि इनकी जो दृष्टि है उस पर गई है। इन्होंने छोटे की महत्ता को स्वीकारा है कि समाज में सिर्फ बड़े लोग ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि छोटे भी उतने ही महत्व रखते हैं, और उन लोगों के अनुभवों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है जिन्हें समाज में हाशिए पर रखा जाता है। हाशिया बोलते हैं मार्जिन, अर्थात समाज में जिनको दुत्कारा जाता है, जिनको महत्व नहीं दिया जाता, जिनको सम्मान प्राप्त नहीं होता, जो समाज में तुच्छ व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, उनको भी इन्होंने अपनी कविताओं में स्थान दिया है। इन्होंने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा है। जैसा इन्होंने अपनी जो मैं आपको इनके जब स्वयं के व्यक्तित्व के बारे में शुरुआत में पंक्तियों के माध्यम से बताया था कि इन्होंने ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी इन्होंने आवाज़ उठाई है। कहते हैं समुद्र में धारा के खिलाफ अगर आप तैरोगे तो आपको निश्चित रूप से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे ही कवि रहे हैं कि इन्होंने समाज में रहते हुए भी जो ताकतवर हैं और जिनकी हैसियत ऊंची है और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके खिलाफ भी इन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की है। हालांकि इससे उनको शायद परेशानियां भी रही होंगी। बच्चों, हम बात करें इनकी भाषा शैली की। इन्होंने अधिकतर जो अपनी कविताओं में बातचीत की जो शैली का प्रयोग किया है, वे अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचते रहे हैं। अपनी पांडित्य दिखाने के लिए, इन्होंने अपनी इंटेलिजेंसी विद्वता दिखाने के लिए इन्होंने अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। भयाक्रांत अनुभव की आवेग रहित अभिव्यक्ति भी इनकी कविता की अन्यतम विशेषता है। भयाक्रांत मतलब जो आम आदमी भय से डरा हुआ है और उसके जो अनुभव हैं, अनुभवों को उन्होंने कविताओं में स्थान दिया है। और इनके ये जो इनकी बात है, इनकी कविताओं की ऐसी विशेषता है जो अन्य स्थानों पर नहीं दिखाई देती, अन्य कवियों में दिखाई नहीं देती। लेकिन इन्होंने जो आम आदमी की भय से जो भरे हुए अनुभव हैं, उन अनुभवों को आवेग के बिना प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो वहाँ कहीं उनमें गुस्सा नज़र नहीं आता। इन्होंने कविताओं में अत्यंत साधारण तथा अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को व्यक्त किया है। दारुण भयंकर जो दुर्भाग्य समाज का, उन्होंने इसको बहुत अत्यंत सरल और सहज जो शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपने जो लेखनी के माध्यम से व्यक्त किया है। साथ ही इन्होंने अपने काव्य में सीधी, सरल और सधी भाषा का प्रयोग किया है। सधी भाषा का जहाँ आवश्यक है उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है। बच्चों, हम पढ़ने का प्रयास करते हैं कैमरे में बंद अपाहिज, और ये इनके कवि का चित्र है। सबसे पहले हम बात करें कविता के बारे में। कैमरे में बंद जो अपाहिज कविता है, ये रघुवीर सहाय जी के लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से इसको लिया गया है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूर संचार माध्यमों के चरित्र को भी रेखांकित किया है कि किस प्रकार जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वयं ही दुखी है, उसकी पीड़ा को जो ये दूरसंचार के माध्यम है, टेलीविज़न है और जो बड़े बड़े टेलीविज़न स्टूडियो हैं, किस प्रकार उसकी पीड़ा का मजाक बनाते हैं, उसका उपहास करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के उद्देश्य से। किसी भी पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होना और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था, जाके पैर न फटे विवाही, वो क्या जाने पीर पर आए। तो जो व्यक्ति दूसरों के दुख को दूसरों के सामने लाना चाहता है, उसे सबसे पहले उसकी पीड़ा के प्रति खुद संवेदनशील होना चाहिए, उसकी पीड़ा को समझना चाहिए, तभी वह दूसरों तक उसकी पीड़ा को पहुंचा पाएगा। लेकिन आज के जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो पत्रकार हैं, वो उसकी पीड़ा को इस प्रकार उकेरने का प्रयास करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि उसकी पीड़ा को देख करके जो उनके न्यूज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, उनकी टीआरपी बढ़ें और आम जो उनके दर्शक वर्ग है उस व्यक्ति की पीड़ा को देख करके रोने लगें। आज विडंबना यही है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है, दिखाने का प्रयास किया जाता है, तो कारोबारी दबाव के तहत, सबसे महत्वपूर्ण बात है कारोबारी दबाव,
जो बिजनेस का जो उनका प्रेशर होता है टीआरपी बढ़ानी है के तहत प्रस्तुतकर्ता का जो रवैया है संवेदनहीन हो जाता है। वो उसके दुख को जताते जताते प्रस्तुत करते करते पता नहीं कब वो संवेदनहीन हो जाता है, उसको इस बात का पता ही नहीं चलता। यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने लाती है कि किस प्रकार ये हमको जो दिखता है वो सत्य जो दिखाई देता है वही सच नहीं होता। साथ ही उन सभी व्यक्तियों की तरफ इशारा करती है जो दुख दर्द यातना वेदना आदि को बेचना चाहते हैं। वो दिखाना नहीं चाहते, समाज के लोगों को जागरूक करना नहीं चाहते, बल्कि उस दुख और दर्द को बेच रहे हैं और उसके माध्यम से अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं ताकि उनके चैनल को अधिक से अधिक विज्ञापन मिले, उनको अधिक से अधिक लाभ पहुंचे। यह कविता जो है इसको शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में देखा जा सकता है। ये किसी की बुराई नहीं करती, बल्कि लोगों के बीच में इस प्रकार की संवेदनशीलता जगाने का प्रयास है। इसके लिए कवि ने धुर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। उसके लिए कवि ने जो भी तरीका उनको ठीक लगा, उसमें उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, टेलीविज़न स्टूडियो वालों की जो संवेदनहीनता है उसको भी उन्होंने बिल्कुल खरी भाषा में दिखाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के लिए, दुख जगाने के लिए, दया जगाने के मकसद से जो कार्यक्रम शुरू होता है टेलीविज़न पे, वो किस प्रकार क्रूर और निर्दयी बन जाता है। बच्चों, हम बात करें इस कविता के सार की, कविता की में क्या इसका पूरा जिस्ट है इसकी। इस कविता में दूरदर्शन के संचालक, कर्ता धर्ता, मालिक स्वयं को शक्तिशाली मानते हैं, बताते हैं कि हमसे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है। सत्य भी है, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। यदि वो अपनी जिम्मेदारियां समझे तो शक्तिशाली हैं, लेकिन शक्ति का प्रयोग उचित तरीके से करना आवश्यक है। और वे लोग दूसरों को कमज़ोर मानते हैं। वे विकलांग से पूछते हैं, विकलांग मीन्स हैंडीकैप पर्सन, जिसके अंग विकल हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, वो बेचारा किसी प्रकार से शारीरिक दोष से ग्रस्त है, उससे पूछते हैं क्या आप अपाहिज हैं? क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा कि वो अपाहिज है? लेकिन फिर भी उससे उसके दुख के जो दुखती रग है उस पर हाथ रखा जाता है, क्या आप अपाहिज हैं? आप अपाहिज क्यों हैं? बताइए कि ये किस प्रकार का प्रश्न है। आपको इससे क्या दुख होता है? ऊपर से वह दुख भी उसको बोलते हैं, आप उस दुख को भी आप जल्दी जल्दी बोलिए, क्योंकि समय नहीं है उनके पास। टेलीविज़न स्टूडियो वाले के पास में समय नहीं है, उनका समय बहुत कीमती है। प्रश्नकर्ता इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने हिसाब से चाहता है। वो चाहता है कि इन प्रश्नों के उत्तर टेलीविज़न स्टूडियो वाले चाहते हैं कि जो व्यक्ति है इन प्रश्नों का उत्तर उनके तरीके से दे, ताकि लोगों में करुणा की भावना उत्पन्न हो। इतने प्रश्नों से विकलांग व्यक्ति जो है वो घबरा जाता है। प्रश्नकर्ता अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए उसे रुलाने की कोशिश करता है, ताकि दर्शकों में करुणा का भाव जाग सकें। इसी से उसका उद्देश्य पूरा होगा। उद्देश्य क्या है उसका? सिर्फ टीआरपी बढ़ाना, ताकि उसको अधिक से अधिक विज्ञापन मिले, उसे धन का लाभ हो, उसे वित्तीय लाभ हो। वैसे सामाजिक उद्देश्य कहता है समाचार चैनल वाले, परंतु पर्दे पर वक्त की कीमत है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पर्दे पर वक्त की कीमत है। वाक्य से उसके व्यापार की पोल खुल जाती है कि वो दरअसल उस व्यक्ति की संवेदना लोगों तक, उसकी पीड़ा, उसकी संवेदना लोगों तक पहुंचाना नहीं चाहता, बल्कि उसकी पीड़ा को वो बेचने का प्रयास करता है। बच्चों, ये आपको दिख रहा है कि ये कैमरे के रूप में, और ये इसमें रिपोर्टर है और ये व्यक्ति अपाहिज है। बच्चों, हम बात करें इसका, इस पूरी कविता को मैं 4 खंडों में बांटा है मैंने। तो पहला खंड है इसका, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। दुर्बल मीन्स कमजोर व्यक्ति। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। वो व्यक्ति बता नहीं पाएगा। बच्चों, इसके जो अगर थोड़ा इस खंड में हम शब्दार्थ देखें, समर्थ मीन्स सक्षम, शक्तिशाली, शक्तिवान मीन्स ताकतवर, दुर्बल मीन्स मतलब कमजोर, बंद कमरे का मतलब यहाँ पे टीवी के स्टूडियो में, जो आपको यहाँ दिख रहा है इस पिक्चर में, ये जो है ये टीवी का स्टूडियो है, जिसमें व्यक्ति को सामने बिठा करके कैमरे और लाइट के माध्यम से सामने वाला रिपोर्टर है सवाल पूछता रहता है। और वो स्वयं कई बार वो, इसके अलावा भी लोग होते हैं जो उनको निर्देश प्रदान करते हैं।
अपाहिज, अपाहिज मतलब अपंग, विकलांग, हैंडीकैप, दुख, दुख मतलब कष्ट। बच्चों इसके भावार्थ को देखें हम। तो कवि मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करता है, क्योंकि मनस्थिति क्या है, मीडिया के लोग स्वयं को समर्थ और शक्तिशाली मानते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया होते भी हैं, और दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। जस्ट उनके लिए एक बिजनेस है। अब एक बंद कमरे अर्थात टेलीविजन स्टूडियो में एक कमज़ोर व्यक्ति को बुलाएंगे और उससे प्रश्न पूछेंगे, क्या आप अपाहिज हैं? सामने उनको दिख रहा है सब कुछ, यदि है तो आप क्यों अपाहिज हैं? अब उनके अपाहिज होने पर क्या क्या उस व्यक्ति का दोष है? अगर दोष नहीं है तो वो अपाहिज है तो वो हो गया, लेकिन इस प्रकार का प्रश्न पूछना बिल्कुल उचित नहीं है। क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? निश्चित रूप से जो व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग है, जिसको तकलीफ है, उसको तो दुख होता ही होगा। ये प्रश्न इतने बेतुके हैं कि अपाहिज इनका उत्तर नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से वह चुप रहेगा। इसी बीच प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को निर्देश देता है कि इसको अपाहिज को, जो अपाहिज है, इसको स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखाओ ताकि उसके जो अपाहिजपन को लोग देखें, ताकि लोगों में करुणा व्याप्त हो, दया उभरे। फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको कष्ट क्या है, अपने दुख को जल्दी बताइए। अब कष्ट में जो व्यक्ति, उसकी आपने दुखती नस पे हाथ रख दिया है, इसके बाद उस व्यक्ति को बोला जल्दी बोलिए। अपाहिज इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा, क्योंकि ये प्रश्न उसका मजाक बना रहे हैं, उसका उपहास कर रहे हैं, उसके शारीरिक दोष को संवेदनहीनता के साथ प्रस्तुत करने के कारण वो व्यक्ति अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, उपहास का पात्र बन जाता है। बच्चों हम बात करें इसके अगले पद की, अगले खंड की। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। अगर नहीं कर पाए तो यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। बच्चों हम बात करें थोड़े इसके कठिन शब्दों के, इस जो खंड में आए हुए हैं। रोचक, रोचक मीन्स दिलचस्प, वास्ते, वास्ते मीन्स के लिए, इंतजार, इंतजार मतलब प्रतीक्षा। बच्चों हम बात करें इसका भावार्थ की। इस काव्यांश में कवि कहता है कि मीडिया के लोग जब अपाहिज से बेतुके सवाल करते हैं और वे अपाहिज से पूछते हैं कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है, यह बात सोचकर बताइए, लेकिन वह बता नहीं पाता, तो वे स्वयं ही उत्तर देने की कोशिश करते हैं। वे उसके उत्तर को अपने हिसाब से चाहते हैं कि ऐसा उत्तर वो दे, उसको इशारा करते हैं। क्या उन्हें ऐसा महसूस होता है? थोड़ा सोचकर और कोशिश करके बताइए। यदि आप इस समय नहीं बता पाएंगे तो आप सुनहरा अवसर खो देंगे। उस व्यक्ति के सामने इस प्रकार का माहौल बना देता है कि अगर आप अपनी तकलीफ को नहीं बता पाए तो आप जीवन भर इस तकलीफ को नहीं बता पाएंगे। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा अवसर है, इसको आप खो देंगे। अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि वह अपनी पीड़ा को समाज के सामने रख सके। वो उनसे इस प्रकार की बात कहते हैं। मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है। एकमात्र उद्देश्य उनका क्या है? उस कार्यक्रम को इंटरेस्टिंग वे में प्रस्तुत करना है, और इसके लिए हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वो रोने लगेगा। कौन? अपाहिज व्यक्ति। वे समाज पर भी कटाक्ष करते हैं कि वे भी उसके रोने का इंतजार करते हैं। वो पूछते, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न को वो अपने कार्यक्रम के माध्यम से नहीं पूछते, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो दर्शक उनके इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी व्यक्ति इतने संवेदनहीन हैं, वो टेलीविजन स्टूडियो वालों की तरह कि वो भी उसके रोने का इंतजार कर रहे हैं। बच्चों हम बात करें इसके तीसरे खंड की। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने वाले हैं। बच्चों इसमें कुछ शब्द आए हैं। फूली हुई आंख मतलब रोने के बाद आंख पर जो सूजन आ जाती है। कसमसाहट मतलब बेचैनी। अपंगता मतलब विकलांगता। धीरज मतलब धैर्य। जब व्यक्ति रोता है तो उसकी आंखें सूज जाती है दुख के कारण। बच्चों उसके भावार्थ को देखें। कवि कहता है कि दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं, मेंटल टॉर्चर, मेंटल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। वे उसकी भावनाओं से खेलते हैं, वे उसके मस्तिष्क की भावनाओं को उसका उपहास बनाते हैं। वे उसकी फूली आंखों की तस्वीर को बड़ा करके पर्दों पर दिखलाते हैं ताकि लोगों में करुणा व्याप्त हो, दया आए।
वे उसके होंठों पर होने वाली बेचैनी और कुछ न बोल पाने की तड़प को भी दिखाएंगे। ऐसा करके वे दर्शकों को उसकी पीड़ा बताने की कोशिश करते हैं। वे कोशिश करते हैं कि वह रोने लगे, व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति भी, और उसको देख करके सामने वाला दर्शक वर्ग भी। साक्षात्कार लेने वाले, इंटरव्यू लेने वाले दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं आप धैर्य रखिए, हम आपको इसके बारे में और बताने का प्रयास करेंगे। वे दर्शकों व अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करके उनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य पूरा होता है कि मेरे इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोग देख रहे हैं, ताकि उनकी टीआरपी बढ़े और उनको फाइनेंशियल बेनिफिट हो। बच्चों, हम बात करें इसके अब अंतिम खंड की। आप और वह दोनों, कौन कौन रोएगा? अपाहिज और दर्शक वर्ग। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। तो हम बात करें बच्चों इस खंड में आए थोड़े से शब्दार्थों के बारे में। पर्दे पर मतलब टीवी पर, वक्त, वक्त मतलब समय, कसर, कसर मतलब कमी। बच्चों, आप भी आजकल देखते हो इतने सारे आपके, इनके अलावा भी बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं जिनमें आप विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देखते हो। ये सारे टीवी चैनल आपको अप टू डेट रखने का प्रयास करते हैं, जो भी देश में विदेश में घटनाओं को आपके समक्ष लाने का प्रयास करते हैं। बच्चों, हम बात करें इसका भावार्थ की, कि जब वो रो नहीं पाता है, तभी जब जो अपाहिज है उनकी बातों से रो नहीं पाता है, अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर पाता है, तो वो निर्देश देते हैं टेलीविज़न वाले, स्टूडियो वाले, कि अब कैमरा बंद कर दो। यदि अपाहिज अपना दर्द पूर्णतः व्यक्त ना कर पाया, अब दर्द पूर्णतः व्यक्त करने से मतलब था वो रो नहीं पाया, वो टेलीविज़न स्टूडियो वालों के हिसाब से वो अभिनय नहीं कर पाया, अपने दुख को नहीं बता पाया, तो कोई बात नहीं। पर्दे का समय बहुत महंगा है, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है ये, पर्दे का समय बहुत महंगा है, अर्थात एक एक मिनट की, एक एक सेकंड की कीमत है उनकी। आप जानते हैं पर्दों पर 10 से 15 सेकंड के विज्ञापन की बहुत लाखों में कीमत चुकानी पड़ती है। इस कार्यक्रम के बंद होते ही दूरदर्शन में कार्यरत सभी लोग मुस्कुराते हैं, जबकि अब कुछ सेकंड पहले ही वो उस अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को दिखा रहे थे, लेकिन वो स्वयं संवेदनशील नहीं है, संवेदनहीन है। जैसे कार्यक्रम समाप्त हुआ, ऑन एयर जो कार्यक्रम था, लाइव था, वो खत्म हुआ, वो मुस्कुराने लगते हैं और ये घोषणा करते हैं कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे थे। हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम को दिखाना था, सिर्फ समाज के लोगों की पीड़ा को सामने रखना, ताकि सामाजिक उद्देश्य उनका पूरा हो सके। हालांकि इसमें उनकी थोड़ी सी कमी रहेगी। थोड़ी सी कमी मतलब ना वो अपाहिज को रुला पाए, ना वो दर्शकों में उतनी करुणा व्याप्त कर पाए कि वो भी रो सकें। हम आप दोनों को एक साथ रुला नहीं पाए, फिर भी यह कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार की वो घोषणा करते हैं। बच्चों, इस पूरी कविता को जो हमने पढ़ी है, इस कविता, इसका भाव, इसको देख करके हम जो काव्य सौंदर्य है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार कवि ने इसमें अपने भावों को अभिव्यक्ति दी है और किस प्रकार की भाषा, छंद, अलंकार का प्रयोग किया है। इसमें दो तरह के प्रश्न आते हैं, भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य। बच्चों, इस प्रकार मैं 2 स्लाइड में आपको बताने का प्रयास करूंगा, इससे हम दोनों इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, दोनों प्रकार के प्रश्नों को। सबसे पहला है, मीडिया की मानसिकता पर करारा व्यंग है, क्योंकि मीडिया कैसा है? संवेदनहीन है। हालांकि सब नहीं होते, लेकिन बहुत सारे होते हैं संवेदनहीन, जबकि उनको होना चाहिए संवेदनशील, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बनती है। वो दर्शकों की समस्याओं को बहुत अच्छे तरीके से, जो लोगों की पीड़ा को दर्शकों के सामने बहुत अच्छे से रख सकता है। आपने पत्रकारिता वाले चैप्टर में, संचार वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जो इनका जो मीडिया वालों का काम क्या है, लोगों को जागरूक करना, शिक्षा देना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब ये अपने कर्तव्य का समुचित रूप से पालन करें। बच्चों, पूरी इस कविता की भाषा सहज और सरल है, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, शब्दों के व्यंग्यार्थ को लिया गया है, सिंपल और लाक्षणिक अर्थ नहीं लिए हैं। कवि ने क्षीण होती मानवीय संवेदना का चित्रण किया है कि किस प्रकार हमारी जो इमोशंस हैं वो नष्ट हो रहे हैं, मानव के प्रति जो हमारी भावनाएं वो नष्ट हो रही हैं। दूरदर्शन के कार्यक्रम निर्माताओं पर करारा व्यंग किया है कि किस प्रकार वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए वो संवेदनहीन हो जाते हैं। काव्य रचना में नाटकीयता है और व्यंग भी है, एक तरह वो नाटक का रूप दिया है और वो कटाक्ष करते हैं
वो आज की जो समाचार जो माध्यम है उन पर सीधा कटाक्ष करते हैं। सरल एवं भावानुकूल खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है, तो इसकी बोली है वो खड़ी बोली है और अभिव्यक्ति सहज है और भावानुकूल भाषा है। बच्चों हम बात करेंगे अलंकारों की। अनुप्रास और प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। छंद है मुक्तक छंद है, किसी रीति में बद्ध करके रचना नहीं की है, मुक्त छंद में रचना की है। अपाहिज की बेचैनी तथा मीडिया वे दर्शकों की संवेदनहीनता को बहुत अच्छे तरीके से मार्मिक तरीके से दर्शाया गया है। उर्दू शब्दावली का भी सहज प्रयोग किया गया है। पर्दे पर में अनुप्रास अलंकार जैसा आपको ऊपर बताया था। बच्चों उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने ये पूरा जो कविता समझाने का प्रयास की है आपको समझ में आई होगी। आप इसके भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य से परिचित हुए होंगे। बच्चों हमारा भी दायित्व बनता है कि कहीं न कहीं हम समाज के स्वयं भी एक हिस्से हैं, तो हमें भी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए। हमें आम आदमी की समस्याओं को समझना चाहिए, उनका कभी उपहास नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर आप सक्षम हैं तो उस व्यक्ति की समस्या को दूर करें, लेकिन उसका मजाक ना बनाएं। बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा आप इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।